नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और जीतो और मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और निसंदेह होली का ये समय चल रहा है, होली का पूरा माहौल है और इस माहौल में भी आपको पढ़ाई करना पड़ रहा है। लेकिन आप जानते हैं यही संघर्ष, यही मेहनत आपके आने वाले होली को बहुत खूबसूरत बनाएगी, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और यह होली आप सभी के जीवन को खुशियों के रंग से भर दे, आप सब सफल हो जाएं, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आइए आज मैं आपके बीच बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेट, जिसमें बेसिक साइंस का जो भी सेट है लगातार 16 से लेकर आगे का, वो शशांक सर आपके बीच करवा रहे हैं। मैं उसके बेसिक साइंस के अलावे जो ड्राइंग का क्वेश्चन है उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सेट के माध्यम से, आज की क्लासेस के माध्यम से सभी सेट का कंबाइंड मैं ड्राइंग आपको करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा टेस्ट 16 के ड्राइंग के प्रश्नों को। तो आइए चलते हैं टेस्ट 16 के ड्राइंग के प्रश्न पर। टेस्ट 16 का ड्राइंग का जो पहला प्रश्न है वह हमें मिलता है साथियों कहाँ, वह मिलता है हमें 79 नंबर क्वेश्चन पर। कहाँ मिलता है? वी आर एट 79 क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और फिर हमें मिलता है ड्राइंग। तो आइए 78 देखिए, कह रहा है महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो, मुंह से मुंह में श्वास देना हो, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना हो, तो क्या करना चाहिए? स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए जी? स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए कि रबर वाल्व का? स्वच्छ रुमाल का प्रयोग भी तो किया ही जाता है, वो तो जेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन रबर वाल्व यदि उपलब्ध हो जाए तो ज्यादा बेस्ट होता है। रबर वाल्व आगे मुंह के ऊपर लगा करके तब आप हवा दे रहे हैं तो ज्यादा बेस्ट मेथड माना जाता है। अगर रबर वाल्व नहीं है, मजबूरी है, परेशानी है, तब आप स्वच्छ रुमाल लीजिए, लेकिन प्रेफरेंस किसको दीजिए? रबर वाल्व को दीजिए। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न और भी था। उपकरण विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पहले निम्न में क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? विद्युत स्रोत से सुनिश्चित करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा क्या हो, उपकरण पूरी तरह से ठीक है, सप्लाई देने लायक है कि नहीं है, कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं पहले से शॉर्ट है, प्लस धात्विक भाग उसका, मेटालिक पार्ट उसका अर्थ से कनेक्टेड है कि नहीं है, यानी मेटालिक भाग उसका ग्राउंड के साथ टच में है कि नहीं है। ये तीनों बातें अत्यंत आवश्यक है। ग्राउंड के टच में रहेगी तो क्या होगा, आप हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए, ग्राउंड के साथ टच में रहेगी मेरे विद्वान साथियों, तो यह आपका बिल्कुल भी झटका विद्युत का नहीं लगेगा। लीकेज करंट धड़ल्ले से पृथ्वी में जाएगी, सिस्टम पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित होगा। तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ चलें? डी के साथ चलें। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डी के साथ चलना चाहिए। हालांकि ये आपका प्रश्न जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से, इसीलिए मैंने बता दिया है स्केल का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो आप तो जानते ही हमारी इंजीनियर्स स्केल दो प्रकार की होती हैं, एक आपका 15 सेंटीमीटर बाय इधर 2 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा जो है 15 की लंबाई, दूसरा आपका 30 बाय क्या होता है, ये लंबाई मेरी 30 सेंटीमीटर है, और इधर आपका क्या है 3.5, मतलब 35 mm। इधर 30 सेंटीमीटर है तो 35 mm करिएगा, तो 35 mm को क्या कर दीजिएगा 3.5 mm हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्केल का जो प्रयोग है वो हम लोग समान रूप से कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं साथियों मेजरमेंट के लिए, बीमांकन के लिए, डायमेंशनिंग के लिए। इसकी मदद से आप लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है साथियों, इसके माध्यम से आप विड्थ मेजर करते हैं, इसके माध्यम से परपेंडिकुलर लाइन खींचना, पैरेलल लाइन खींचना, ढेर सारे एस्पेक्ट्स जो आप कर सकते हैं वो बहुत यूजफुल है। लाइन की मेंशनिंग करना बहुत यूजफुल है। तो ये काम हम किसके माध्यम से करेंगे? ऑप्शन नंबर बी के द्वारा करेंगे। और आप जानते हो स्केल जो लाइन खींचता है, बिना लाइन के तो कोई डिजाइन हमारी बनती ही नहीं है। कोई भी आपका ड्राइंग हो, कोई भी आपकी अरेंजमेंट हो, विदाउट लाइन नेवर पॉसिबल। सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है ये सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। अच्छी बात है। यहाँ 60 का, 90 का, 60 का, मतलब 30, 60 और 90 का हमारा है पहला। दूसरा आपका क्या होता है साहब? 45, 45 और 90 का होता है। ठीक है। अब इस 30, 60, 90 वाले में
कह रहा है ये वाला कोण कितने का होगा। तो हम सब लोग जानते हैं जब ये कोण हमारी 30 डिग्री है तो दिस मच यानी टोटल का सम हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एंगल ए आपकी क्या हो जाएगी, 180 माइनस 30 बराबर आपकी क्या हो जाएगी, 150 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ए हो गया। तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्राइंग का कहाँ है। बिल्कुल आपके आंखों के सामने आ गया। ये क्वेश्चन हमारा है, हाँ ठीक है, 94 A0 A1 A2 A3 A4 A5 के प्रदर्शन में कौन से ड्राइंग पेपर का आकार सबसे बड़ा है। A0 क्या है, सबसे बड़ा है, 841 इंटू 1189 इसका मान होता है। हमारी A2 क्या होती है, तो साहब इसका हाफ कर दीजिए, कितना हो गया 594, इन यहाँ सीधे ले आइए, क्या हो जाएगा 841। फिर आपका A3 देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, 841 का आधा कर दीजिए 420, ये डायरेक्ट उतर गया कितना 594। फिर A4 में आ जाइए, 594 का आधा कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 841 का आधा 420, 594 का आधा कर दिए, कितना हो गया 297, इधर क्या हो जाएगा 210। A3 594, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, A0 के बाद यहाँ मिस कर गए ना हम लोग जी, यहाँ क्या हो जाएगा, A0 के बाद A1, A1 के बाद A2, ठीक है, तब ना A2 तक ठीक है। फिर आपका A3, A3 क्या हो जाएगा 420, यहाँ डायरेक्ट उतरेगा और 594 का आधा होगा, तो क्या हो गया 297, ठीक है। फिर A4 में हम आए तो 420 का हाफ हो जाएगा 210, ये डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगा। तो हम इस हिसाब से क्या देख रहे हैं, ये ट्रिम्ड साइज है। क्या है साहब, ट्रिम्ड साइज है। तो सबसे बड़ा साइज मेरा किसका है, A0 का है। सबसे बड़ा किसका है, A0 का है, ध्यान रखिएगा। 841 1189 ये ट्रिम्ड साइज आपको अगर मालूम है, A1 निकालिएगा तो इसको सीधे लेना है और इसका हाफ कर देना है। A2 लीजिएगा तो इसको सीधे लेना है, इसका हाफ कर देना है। A3 लीजिएगा तो इसको सीधे लेना है, इसका हाफ कर देना है। A4 लीजिएगा तो इसको सीधे लेना है, इसका हाफ कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या है, A0। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं। जो रेखाएं कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं उस रेखा को, वह चाहे इस शेप में हो कि इस शेप में हो, उस रेखा को क्या कहते हैं। उस रेखा को साथियों हम जो है, ध्यान रखिएगा, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, समांतर रेखा कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पैरेलल लाइंस कहते हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल लाइंस के नाम से जाना जाता है। और परपेंडिकुलर रेखा क्या होती हैं, किसी आधार रेखा पर, बेस रेखा पर 90 का कोण बनाती हैं, परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रेखाओं के माध्यम से हम डिजाइन स्ट्रक्चर बनाने का काम प्रारंभ करते हैं। वो निर्माण रेखाएं होती हैं जो मोटी होती हैं, और कटान रेखाएं जो कि तिर्यक रेखाएं होती है जो कट कर रही हैं, मतलब 90 पर प्रतिच्छेदित कर रही है। दैट मीन्स काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को अपेक्स बिंदु से मिलाती हैं। देख लीजिएगा साहब जी, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। वह क्या कहलाती है, काल्पनिक रेखा जो, सपोज कर लीजिए मेरा ये तल है, ये ऐसे ऐसे है ना, ये जो लंबवत है, इस पर लंबवत जो ये हमारी बिंदु है जहाँ से अन्य हमारी सारी की सारी क्या हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ अन्य हमारी सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो काल्पनिक रेखा जो बेस के केंद्र को अपेक्स से जोड़ती हैं, बेस के सेंटर को अपेक्स से जोड़ती हैं, ये सारी की सारी रेखाएं आपकी क्या हो जाती हैं, उसे हम लोग अक्ष रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, अक्ष रेखा कहते हैं, एक्सिस लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो काल्पनिक रेखा आधार के केंद्र को अपेक्स बिंदु से जोड़ती है, तो आधार के सेंटर को किससे जोड़ रहा है, अपेक्स से जोड़ रहा है,
और इस पर यह बिल्कुल क्या है साहब जी, देख लीजिए यही रेखा मेरी क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सिस। ये अदृश्य होता है, चारों ओर इसके ऑब्जेक्ट घूमती रहती हैं। इसी रेखा के चारों ओर ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, चारों ओर इर्द गिर्द आपकी घूमती रहेगी, इसी के चारों ओर रोटेट होती रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। और यह दो रेखाओं के बीच क्या कर रहा है, 90 का कोण भी शिफ्ट कर रहा है, इसलिए क्या है, एक्सिस रेखा है। चलिए अगला प्रश्न है, अक्ष तथा आधार एक दूसरे से समकोण होने पर बनी आकृति को क्या कहते हैं। मेरा अक्ष और बेस एक दूसरे से क्या है साहब, 90 पर है, और तब जो मेरा संरचना बन रहा है वह संरचना आपका डेफिनेटली समकोण ठोस आकृति कहलाती है, राइट एंगल सॉलिड फिगर कहलाती है। क्या कहलाती है डियर फ्रेंड, राइट एंगल सॉलिड फिगर कहलाती है। अगर यह किसी कोण से रिप्रेजेंट होती हैं, टेढ़ी होती हैं, तिरछी होती हैं, तो त्रियक होती हैं, ऑब्लिक होती हैं। और यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन तब भी होगा 3 डायमेंशन में होगा। क्या होगा साहब, 3 डायमेंशन में होगा, यानी इसमें लेंथ भी होगी, इसमें आपकी विड्थ भी होगी, क्या होगी, विड्थ भी होगी, प्लस आपकी क्या होगी, इसमें हाइट भी होगी। क्या होगी इसमें, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होगी साथियों, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण का मान क्या होता है, 90 से अधिक। ध्यान दीजिएगा साहब, ये मेरा 90 है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी ऐसा दिस मच आपका 120 रख लीजिए, आपका 150 रख लीजिए, लेकिन जितना भी होगा वह 90 से क्या होगा, अधिक होगा, और हमारी 180 से क्या होगी, कम होगी। तो 90 से 180 के बीच का जो कोण है वही आपका अधिक कोण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सरकार, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। तो वह कौन सा दृश्य है जिसमें तीनों विमाओं को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। तो वह पिक्टोरियल व्यू है साहब। क्या है हमारा, पिक्टोरियल व्यू। तो पिक्टोरियल व्यू में एक ही में हम सभी चीजों को दिखा देते हैं, एक ही तल में तीनों विमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। और यह आपका डेफिनेटली क्या होता है, 3D होता है। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को, जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन है हमारी बिल्डिंग वगैरह की, वो सब के लिए हम इसी का यूज विशेष रूप से करने का काम करते हैं। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए साहब, यहां कह रहा है दिए गए सूची में रिवेट है और उसका नाम कौन कौन है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो साहब जी जरा मिलान कर लेते हैं। आपका ये पहला वाला जो है यह हमारा क्या है, दिस मच इज स्नैप हेड, ठीक है। फिर आ जाइए साहब, ये दूसरा हमारा क्या है, कोनिकल हेड। क्या है, कोनिकल हेड। मेरा तीसरा जो है साथियों, ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है विद्यार्थी जी, काउंटर हेड। और दिस मच इज फ्लैट हेड। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है, ये कॉनिकल है, ठीक है। ये आपका स्नैप, जिस तरह का शेप है उसी हिसाब से मेरी डिज़ाइन है। तो हमने क्या महसूस किया, आपका 1 का 3, आपका बी का 1, तो 3 1, सी का 4, 3 1 4, और डी का कितना 2। ऑप्शन नंबर मेरी क्या हो गई आपकी साहब, ए। ऑप्शन नंबर मेरी क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये 16वें टेस्ट का प्रश्न आपके बीच मैंने परिचर्चा कर दिया है। अब आपकी आज्ञा हो तो 17 में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय भी आपके पास कम है। 17वें टेस्ट में देखते हैं साथियों, सेट 17, इसके ड्राइंग के प्रश्नों पर परिचर्चा करने का प्रयास आरंभ करते हैं। तो इसमें 41 नंबर में हमारा क्या है साथियों, आपका ड्राइंग का प्रश्न है। तो आइए चले आते हैं। इसके साइंस के प्रश्नों पर शशांक सर ने आपसे परिचर्चा कर लिया है, ठीक है। शशांक सर ने परिचर्चा कर लिया है। मेरा 41 कह रहा, डैश वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्र की ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र होती है। वाह। कह रहा कौन सा ऐसा सर्किल है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा सर्किल है, मेरा छिद्र है, इस पर हमने ऐसे ड्रॉ किया है साथियों, इस तरह का एक छिद्र हमने बनाया है।
तात्पर्य यहां ये है कि वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र है, यानी ये जो पॉइंट है यह क्या है, सभी का सेंटर पॉइंट है, सारी वृत्त इसी केंद्र को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और फिर ये वाला जो मेरा बाय स्ट्रक्चर है उसमें हमने छोटे छोटे छिद्रों को क्या किया है, खींचने का काम किया है। और यह जो हमने खींचा है साथियों, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, जरा बताइएगा साहब, व्हाट विल बी दैट, क्या नाम हो सकता है सरकार। यह जो छोटा छोटा है इसे हम लोग बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। ये आपके मैकेनिकली इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपका बोल्ट सर्कल के नाम से जाना जाता है। कौन सा सर्कल है ये, बोल्ट सर्कल है। इसके माध्यम से हम लोग इसी ग्रूव में बोल्ट लगा लगा के टाइट करने का, कसने का काम हम लोग करते हैं साथियों। क्या करते हैं, कसने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, बोल्ट। चलिए अगला प्रश्न कितने नंबर पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों 50, ड्राइंग का प्रश्न है 50 नंबर पर। तो आइए 50 में कह रहा डैश किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी है। यदि तस्वीर यहां पर रहती तो आप ज्यादा अच्छे से समझते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि तस्वीर बना करके आपको थोड़ा बताया जाए। ये मेरा गियर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां पर ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये आपका सर्कुलर पिच है। ये हमारा क्या है, सर्कुलर पिच है। और हम यहाँ एक तो मेरा ये बड़ा वाला आपका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, पिच सर्किल। दूसरा जो दांत इसमें फंस रहा है, दूसरा दांत जो इसमें फंस रहा है ऐसे करके, फिर आपका ऐसे करके, इसमें क्या होता है, ये उठा हुआ भाग और धंसा हुआ भाग के बारे में पूछ रहा है। किसी गियर के पिच सर्किल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी को, तो ये मेरा पिच सर्किल है, ये मेरा पिच सर्किल है, ठीक है, उठे हुए दांतों के बीच में। और ये जो धंसा हुआ भाग है, सबसे पहले तो आप समझिए कि उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं, उठा हुआ भाग को एडेंडम कहते हैं। उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं, एडेंडम, इसको कहते हैं एडेंडम, ठीक है। और ये जो धंसा हुआ भाग है ये वाला, इस धंसे हुए भाग को हम डेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंडम। धंसे हुए भाग को हम डेंडम कहते हैं। उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, एडेंडम। उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं, एडेंडम। उठे हुए भाग को एडेंडम कहते हैं, धंसे हुए भाग को हम डेंडम कहते हैं। तो मेरा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका डेंडम यानी डिडेंडम। एक्चुअल में इसका डिडेंडम ही उच्चारण होगा, अंग्रेजी में यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, ठीक है ना। हिंदी का जो डिडेंडम है वो ज्यादा सही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारी ये वाली जो भाग है, दिस मच पिच सर्किल, ये पिच सर्किल है। उठा हुआ भाग मेरा एडेंडम है, ये धंसा हुआ भाग मेरा क्या है, डिडेंडम है, ठीक है। तो मेरा राइट है ऑप्शन नंबर ए, डिडेंडम। अगला प्रश्न आते हैं साहब, कहां पर है, डैश एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह के समकोण पर नहीं होता है। वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी, इस पर भी हम लोग परिचर्चा कर लें। ये प्रश्न शायद पहले भी किसी टेस्ट में आपको मिला था। बेवेल कहते हैं, ये वाला किनारा ऐसे झुका हुआ है, ये वाला ऐसे झुका हुआ है, इसका मूवमेंट इस तरीके से, इसका मूवमेंट इस तरीके से। अब ये दोनों जो एक दूसरे के ग्रुप, एक दूसरे के सपाट सेक्शन में सपोर्टिंग रूप से क्या होती हैं, सेट करती हैं। तो ये वाला किनारा जो ऐसे उथला हुआ, इसका इस तरह से उथला हुआ, ये मेरी बेवेल कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, ये मेरी बेवेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, डैश एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। ये हम लोग के पास है ना पेन, ये इसी का ना हम लोग टच स्क्रीन पर यूज कर रहे हैं और लिख रहे हैं। इसको स्टाइलस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, स्टाइलस कहा जाता है। इसमें इंक थोड़ी है, ये पूरी तरह से आपका प्लेन है, समझ गए, इसमें इंक नहीं होती है। इंक आपकी इस बॉडी पर, इस टच स्क्रीन पर सेलेक्ट करके तब जो कलर लेते हैं उससे आती हैं। तो इस पेन को क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर, क्या कहते हैं साहब, स्टाइलस कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा सरकार। चलिए एक और प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 72। कहां पर आ जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं। देखते हैं क्या है मेरा प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 72। वाह, इसमें कह रहा है टी स्क्वायर के एक्स भाग का नाम है। टी स्क्वायर का जो ये एक्स भाग है इसे क्या कहते हैं। तो ये तो मेरी ये मेरी क्या होती हैं, ब्लेड होती हैं, ये मेरी ब्लेड होती हैं।
और ये वाला भाग मेरा क्या है साहब, स्टॉक होता है। इसी स्टॉक को हम लोग कई बार हेड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सरकार, हेड के नाम से जानते हैं। तो मेरा राइट आंसर यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आप जानते हैं इस टी स्क्वायर की मदद से 90 का कोण बनाना, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन खींचना हमारे लिए सुलभ होता है, और 90 की कोण पर हमारी स्ट्रक्चर बनी है या नहीं है उसकी भी हम जांच करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। देख लें सरकार, और भी आगे प्रश्न है तो हाँ बिल्कुल है। आइए साहब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। कह रहा A4 सीट की छोटी भुजा और A3 की लंबी भुजा। A4 सीट में आते हैं तो यह आपका होता है 210/297 का साइज। A3 हम आते हैं तो होता है 420/5। अच्छा, मेरा ये कितना हो जाता है 594 A4 की छोटी, A3 की लंबी। अच्छा, ये हो जाता है आपका 297/420। कितना होता है, 297/420 आपका A3 होता है। A4 मेरा होता है 210/297। A3 की लंबी 420, A4 की छोटी 210। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, A3 की लंबी भुजा, A3 की लंबी भुजा 420 है, ठीक है, और A4 की छोटी भुजा, इसकी छोटी भुजा आपकी कितनी है, 210 है। तो हम लोग यहाँ क्या कर दें साहब, चलिए कह रहा है A4/A3 कह रहा है, तो चलिए A4/A3 हम कर देते हैं। तो आपका A4 है मेरा 210, A3 है मेरा 420, काट के कितना हो गया 1/2। आंसर मेरा 1:2। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा है कि मोटी रेखा पतली रेखा की तिरगुनी, बिल्कुल सही बात है। मोटी रेखा पतली की क्या होती है, तिरगुनी होती है। 6:2 का अनुपात होता है। 6:2 का अनुपात है तो स्पष्ट हो गया 3:1, यानी आपका क्या है साहब जी, यह 3 गुना ज्यादा है। क्या है सरकार, 3 गुना आपका निश्चित रूप से क्या है, यह अधिक मोटा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और मोटी और मध्यम लाइन की बात करें, मोटी और मध्यम तो वो 6:3 हो जाती है, दोगुनी साइज की होती है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब ये तो आपको मालूम ही है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रक्षेप बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है साहब, द्विकोणीय नहीं बनाया जा सकता, तृतीय कोणीय नहीं बनाया जा सकता, द्वितीय और चतुर्थ नहीं बना, तृतीय कोणीय बनाते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है। इसमें हमारी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्रेक्षक तल होती है। क्या होती है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्रोजेक्टिंग प्लेन होती हैं। जिधर से देखते हैं उधर ही हमारी क्या होती है, जिधर से देखते हैं उधर ही तस्वीर बनती है, उल्टा डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाती हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो इसी के साथ मेरा 17वां भी डिस्कशन कंप्लीट होता है ड्राइंग का। आपकी आज्ञा से अब हम 18 और 19 की तरफ चलते हैं। 18वें नंबर के प्रश्न में चले आते हैं। 18वें नंबर के सेट का मेरा ड्राइंग, चलिए साथियों 18 का ड्राइंग का पहला क्वेश्चन कह रहा, कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई का अनुमानित अनुपात होता है। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात होता है 841 बाय हम करते हैं 1189, सिंप्लीफाई करके 0.707 मिलता है, जो कि 1/√2 होता है। किसी भी सीट की आप बात करेंगे तो वह 1:2 के रेशियो में ही होती हैं। क्या होती हैं साथियों, 1:2 के रेशियो में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कहां है, 23। अब इसमें कह रहा है तृतीय कोण प्रक्षेप के लिए कौन सा सही है। पहली बात कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। क्या होगी साहब, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी, पहला चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में
ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होता है, हमारी प्रोजेक्टिंग प्लेन होती हैं। क्या होती हैं साथियों, इसके बीच में मेरी प्रोजेक्टिंग प्लेन होती हैं, पीपी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वस्तु प्रेक्षक और प्रक्षेपण तल के बीच में नहीं, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच होता है। क्या होता है, डी नंबर, समझ गए। ये होता है आपका फर्स्ट एंगल में। ये कहाँ होता है, ये होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड में हमारी क्या होती है, प्रक्षेपण तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच होती हैं। ठीक है, तो आवर आंसर इज व्हिच वन डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है। तो जरा सा कोशिश करिएगा, तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है। ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये मेरी पिक्टोरियल ड्राइंग है। कैसी ड्राइंग है साहब, पिक्टोरियल ड्राइंग है। ठीक है, पिक्टोरियल ड्राइंग है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसको कह सकते हैं, या पिक्टोरियल ड्राइंग कह सकते हैं, चित्रीय निरूपण कह सकते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है ड्राइंग शीट के स्टैंडर्ड साइज को डिजाइन किया गया, 1 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर मेरे A0 का क्षेत्रफल होगा। आप 841 mm इंटू 1189 mm करिए, क्या हो जाती है मल्टीप्लाई करके, डेफिनेटली 1 मीटर स्क्वायर आता है। हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे दोस्तों, डी के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश कोण दो तलों के बीच का कोण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिएगा साहब जी। द्वितल कोण दो तल के बीच होता है, पहला दूसरा। ठीक है, दो तल, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरी वर्टिकल प्लेन, इसके बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा, द्वितल होगा। ठीक है, क्या होगा सरकार, द्वितल होगा। समझ गए, यानी इसमें लंबवत काटने के बाद हमें यह मिलता है, यानी एक आपकी रेफरेंस और दूसरा आपका परपेंडिकुलर तल, और उसके बीच में कटिंग करने के बाद ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है, तो हम क्या कहेंगे, इसको द्वितल कहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है रेखा चित्र के BIS के द्वारा A3 का साइज। तो A3 का साइज आपको याद है कितना हो सकता है, जरा सा देख लीजिएगा साहब जी। A3 हमारी कितनी होगी, A3 हमारी 297 इंटू 420 mm में होगी, और A4 हम जाएंगे तो 420 का आधा करेंगे 210, ये सीधे लेकर नीचे कर देंगे 297, ये मेरा A4 हो जाता है। अब फिर हम A5 में जाते हैं, इसका आधा करेंगे 148 इंटू आपका क्या हो जाएगा 210, ये मेरा A5 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने में साथियों हम लोग नर्म लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और ये नर्म लकड़ी क्या होनी चाहिए, बिना गांठ वाली होनी चाहिए। कैसी, बिना गांठ वाली। प्रायः जो लकड़ी होती है वो आबूनस की होती है, आबूनस की लकड़ी होती है, ओक कैल की लकड़ी होती है, इसका हम प्रयोग करते हैं। यह मेरी लकड़ी मुड़े नहीं, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। मेरा उत्तर क्या होगा सरकार, सी नंबर हो जाएगा, सीजन लिखी हुई रहती हैं। कह रहा है स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। D2 का साइज बताइए। समझिए क्या है, चार साइज हमारी होती हैं। आपसे पूछ रहा है जी D2 का साइज बताइए। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस डियर फ्रेंड, क्या उत्तर दीजिएगा। मेरा D2 700 515 होता है, ये वाला मेरा D0 का साइज है, ये मेरा D1 का साइज है। ठीक है, और ये मेरा किसका साइज है, D2 का साइज है। ठीक है, और यह जो है आपका क्या है, D3 का साइज है। तो मेरा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, मेरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्हाट विल बी द रियल मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी आपका D2 है। और हम लोग भारत में इसी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम करते हैं। तो उत्तर क्या हो गया जी, सी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर के एक्स भाग का नाम क्या है। तो हमारी जो डिवाइडर है उसमें जो यहाँ पर भाग लगा है, जो कि इसको होल कर रहा है, इस एक्स को क्या कहते हैं, पिवट कहते हैं कि रिवेट कहते हैं, जरा सोच के बताइएगा विद्वान साथियों। इसको हम लोग रिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवेट कहते हैं। पिवट होता है आपके मशीन में, खास करके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के धुरी को नीचे से ऊपर से सपोर्ट प्रदान करने के लिए पिवट होता है। ये मेरी रिवेट है साथियों, जिसको हमने क्या किया है,
पिन के माध्यम से कसने का काम किया है। और आप देखते होंगे कि इसमें आपको छोटा सा वो पेचकस जैसा भी दे देता था टाइट करने के लिए, ठीक है। और इसके माध्यम से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, इतना हमने ग्राफ पर लिया और स्केल पे देके हम आराम से मेजर कर लेते कि हाँ भाई साहब ये पॉइंट है। इसमें पेंसिल वगैरह नहीं लगाई जाती है। किसी ड्राइंग पेपर का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा बनाया जाता है? यानी आपने तो मार्केट से सिंपल ड्राइंग खरीद के ले आए, सीट खरीद के ले आए, लेकिन क्या खरीद के लाए और उस पर ड्राइंग करना चालू कर देंगे? नहीं साहब, जब तक हम उस पर मार्जिन नहीं करेंगे, मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, मार्जिन छोड़ने के बाद बॉर्डर लाइन स्टैंडर्डाइज करने के बाद तब जाकर के हम बनाते हैं। और मार्जिन कितना छोड़ रहे हैं? दाहिने साइड से साहब 20 से 40 mm का हम छोड़ने का काम करते हैं। तो मार्जिन रेखा को स्टेबलाइज करने के बाद ही आपका वह ड्राइंग सीट क्या होता है? यूज करने के कैपेबल होता है, यूज करने के लायक होता है, ठीक है। आपका रेफरेंस लाइन, ये जो रेफरेंस हमने यहाँ पर ओरिएंटेशन मार्क देते हैं, ओरिएंटेशन मार्क आपका राइट लेफ्ट साइड में रहता है और डाउनवर्ड रहता है, वह हमारे ड्राइंग सीट के सीधा या उल्टा होने की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। सेंटरिंग लाइन है वो क्या करती है? बीच के केंद्र को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साहब, अगला है 3 से अधिक तल या समतल से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? यह तो बहुत कठिन मालूम पड़ रहा है जी। 3 या 3 से अधिक तलों से घिरी आकृति डेफिनेटली क्या हो जाती हैं? बहुफलक पॉलीहेड्रन हो जाती हैं। और कम से कम 3 ही क्षेत्र से घिरा जो क्षेत्र होता है, यही आपका क्या बन जाता है? बहुभुज बन जाता है, बहुभुज बन जाता है, पॉलीगन बन जाता है। लेकिन यहाँ तल कह रहा था, यहाँ भुजा होगी तो क्या होगा? यदि कहेगा 3 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र सबसे छोटी बहुभुज होती है जो कि त्रिभुज है। अगर कहेगा तल से घिरा क्षेत्र तो पॉलीहेड्रन हो जाएगा। तल होगा तो पॉलीहेड्रन, भुजा होगी तो बहुभुज। तो ऑप्शन नंबर बी साहब जी। कह रहा है यदि किसी कोई क्षैतिज रेखा तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो वास्तविक लंबाई दृष्टिगत होती है। प्रश्न आपका इस प्रकार है साथियों, प्रश्न आपका इस प्रकार है, कह रहा है कोई भी मेरी क्षैतिज तल के कोई रेखा है, क्षैतिज तल के क्या है? बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर तल पर क्या है? अवनत, ठीक है। इस तरह की आकृति है। अब इसका वास्तविक लंबाई हमको दिखेगा, इसमें दिखेगा साहब? फ्रंट व्यू में दिखेगा कि टॉप व्यू में दिखेगा? यही आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा है। तो आप जरा देख लीजिएगा, इसका टॉप व्यू जब हम करेंगे तब जो हमें एचपी में स्ट्रक्चर बनेगा और तब जो इसकी लेंथ होगी यह इसकी क्या बताएगी? ट्रू लेंथ बताएगी। यह इसकी क्या बताएगी विद्वान मित्रों? ट्रू लेंथ बताएगी। तो ऊपरी दृश्य में यानी टॉप व्यू में हम लोग क्या करते हैं? इसका साहब जी कैलकुलेशन कर पाते हैं। टॉप व्यू में इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, टॉप व्यू में इसको देख पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बियरिंग का रूढ़ी बताइए। बहुत मजेदार प्रश्न है साहब। बियरिंग को कैसे व्यक्त किया जाता है, किसके माध्यम से? तो मेरी बियरिंग का रिप्रेजेंटेशन कौन सा स्ट्रक्चर है? ये हमारी जो क्रॉस की लिंकिंग बनाई गई है जो हमें स्पष्ट बताती हैं कि इस वाले हिस्से से मेरा बियरिंग अटैच्ड है और फिर इसका मूवमेंट हम कर पाते हैं और यह सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है आपके धुरी को, आपके एक्सल को, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मैं आपसे अब विदा लूंगा और अभी मैंने 19 तक के आपके प्रश्न की परिचर्चा कर दी है, ठीक है। और आप सब लोग जीतौर मेहनत करिए। बेसिक साइंस के लगातार डिस्कशन सर ने आपके बीच करवा दिए हैं और आप सब लोग खूब मन से पढ़ाई कीजिए, जीतौर मेहनत करिए और इस बार सफलता हासिल करके दम लीजिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं, मेरा पूरा हार्दिक कामनाएं आप सभी के सफलता के लिए है और आप सब के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।